हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा इंडियन ज्योग्राफी एक तरीके से भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। जिसको एक तरीके से हम क्या कहते हैं कि एक तरीके से क्या कहा जाता है इसको, तो क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा इसको माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हमने देखा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो इसमें हमने देखे थे आर्द्रता, एवरेशन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया था कि आर्द्रता का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का जो अर्थ है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का अर्थ हमने समझ लिया था। दूसरा पॉइंट इसमें हमने ये ख़त्म कर दिया था कि आर्द्रता सामर्थ्य या आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी हमने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब हमें देखना है इसके आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आर्द्रता के प्रकार, टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी। अब एक तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आर्द्रता को मापने के प्रकार होना चाहिए, ना कि आर्द्रता के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी इस तरीके से होना चाहिए, बल्कि ना कि टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले हम हैं तो वायुमंडलीय आर्द्रता को निम्नलिखित प्रकारों में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता को किन 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 प्रकार से एक तरीके से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है निरपेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले हमारा पॉइंट हो जाता है निरपेक्ष आर्द्रता, जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, तो वायुमंडल के किसी भाग में स्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब क्या होता है वायुमंडल में, एक तरीके से वायुमंडल के किसी भाग में स्थित की जो जल वाष्प की मात्रा है, ठीक है। हमने जैसे समझ लिया था इससे पहले की वीडियो में भी कि जो जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे एक घन फुट वायु का ताप 70 फ़ारेनहाइट है और उसमें 8 ग्रेन जल वाष्प स्थित है, तो ये वायु की निरपेक्ष आर्द्रता है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में वायु के निश्चित ताप और आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब निश्चित ताप जो होता है, ठीक है, निश्चित तापमान और आयतन यानी कि उतना क्षेत्र, उस जो भी एक तरीके से आर्द्रता के द्वारा जलवाष्प के द्वारा क्या किया जाता है, उतना क्षेत्र कवर किया जाता है, तो उसको ही जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो निरपेक्ष आर्द्रता कह देते हैं, ठीक है। ये आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को प्रकट करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो आर्द्रता की जो एक तरीके से यहाँ पर जो मात्रा है उसको ही क्या किया जाता है, तो उसको ही एक तरीके से यहाँ पर प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात इसमें निकल कर आती है कि दूसरे शब्दों में वायु के निश्चित ताप या आयतन के आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को प्रकट करती है। वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में बाष्पीकरण द्वारा वृद्धि तथा वर्षा द्वारा कमी होती है। निरपेक्ष आर्द्रता में पर तापमान में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वायु के आयतन में परिवर्तन से आर्द्रता घट या बढ़ सकती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। अब एक तरीके से क्या होता है, तो हम इसमें जब भूमध्य रेखा से एक तरीके से भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्रुवों की ओर बढ़ने से तो ये जो है एक तरीके से ध्रुवों से निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होती है, तो निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होता है, तो कमी आती है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता
अधिक तथा महाद्वीपों पर कम होती है। अब एक तरीके से महाद्वीपों पर क्या होता है, तो महाद्वीपों पर जो आर्द्रता है वो कम होती है, और सागरों पर क्या होती है, तो सागरों पर एक तरीके से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में कम होती है। अब इसमें इस तरीके से क्यों होता है, तो इसमें सबसे पहली बात इस तरीके से इसलिए होता है कि जो भी एक तरीके से, अब ये जो निरपेक्ष आर्द्रता हो या कोई भी आर्द्रता हो, तो आर्द्रता एक तरीके से आर्द्रता एक तरीके से क्या है, तो आर्द्रता एक तरीके से जो जलवाष्प क्या होती है, जलवाष्प एक तरीके से वाष्पीकरण होता है, और जलवाष्प वाष्पीकरण होकर उसमें जाती है, और उसको ही हम एक तरीके से आर्द्रता कह देते हैं। ठीक है, तो जब अभी समुद्र में क्यों ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि सागरों में सागरों में इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि बाष्पीभवन के द्वारा जब वाष्पीकरण होता है तो उसके ज़रिए से जो भी होता है तो वो वायुमंडल में चला जाता है, और जब वो एक तरीके से वो जो जा रहा होता है तो उसी टाइम में फिर वो आकाश में चला जाता है। ठीक है, और फिर उसको ही हम क्या करते हैं, तो उसको ही हम एक तरीके से मापते हैं जब, तो फिर जब मापा जाता है तो जब वो सागरों के ऊपर रहता है तो वो ज़्यादा काउंट होता है, और जब एक तरीके से वो महाद्वीपों पर जब काउंट किया जाता है तो वहाँ पर कमी आती है। ठीक है, और ये हो गया हमारा निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता को क्या कहते हैं, तो सापेक्षिक आर्द्रता को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह देते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा ये कहती है, किसी निश्चित ताप एवं आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बात हमें समझना है, तो किसी निश्चित ताप एवं आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य। अब क्या क्या हो रहा है, वायु की आर्द्रता सामर्थ्य जो कि निश्चित ताप और आयतन रखती हो तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को। अभी एक तरीके से उसमें जो उपस्थित मात्रा के जो उपस्थित जो भी उसमें एक तरीके से जल बाष्प उसमें आर्द्रता की वास्तविक जो भी मात्रा है और उसका जो अनुपात है, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो हम उसको ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे एक घनफुट वायु 70 फ़ारेनहाइट पर 8 ग्रेन तक जलवाष्प धारण कर सकती है। और अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल इस तरीके से दिया गया है, एक घनफुट जो वायु होती है 70 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 8.0 ग्रेन तक जलवाष्प धारण कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें एक तरीके से क्या है, तो दूसरी बात इसमें से निकल कर आती है, किंतु यदि उसमें केवल 4 ग्रेन जलवाष्प है तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता का आधा भाग 50% ही उस वायु में उपलब्ध है। यही सापेक्षिक आर्द्रता है। ठीक है, तो ये हो गया सापेक्षिक आर्द्रता का एक तरीके से संदर्भ। विषुवत रेखा के समय सापेक्षिक आर्द्रता अधिक, जबकि विषुवत रेखा से 30 डिग्री अक्षांशों तक सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा कम होती है। वही 30 अक्षांश के बाद उच्च अक्षांशों में सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, और ध्रुवों पर ताप निम्न होने के कारण सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा कम होती है। अब ध्रुवों पर क्या होता है, तो एक तरीके से तापमान कम होता है, तो उससे भी सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा कम होती है। सापेक्षिक आर्द्रता तथा वर्षा में प्रत्यक्ष संबंध है। अब सापेक्षिक आर्द्रता और वर्षा में क्या है, तो एक तरीके से प्रत्यक्ष संदर्भ है, संबंध है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध है इसमें।
और क्या संदर्भ है, यदि वायु में सापेक्षिक आर्द्रता है। अभी दूसरी बात इसमें आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम तथा सापेक्षिक आर्द्रता कम होने की स्थिति में वाष्पीकरण अधिक होगा। और यहाँ पर दो बातें समझना है कि एक अगर सापेक्षिक आर्द्रता कम होता है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और सापेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण भी क्या होता है तो कम होता है। ठीक है। अभी सापेक्षिक आर्द्रता स्वास्थ्य से सीधे संबंधित है। और दूसरी बात, जो सापेक्षिक जो आर्द्रता है तो वो क्या है, एक तरीके से वो स्वास्थ्य से सीधे संबंधित है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक या कम होने की स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब एक सापेक्षिक आर्द्रता अगर कम हो या ज़्यादा भी हो तो वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए एक तरीके से हानिकारक माना जाता है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें कि यही कारण है कि अधिक सापेक्षिक आर्द्रता वाला विषुवतीय प्रदेश तथा न्यून सापेक्षिक आर्द्रता वाले उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जनसंख्या का बसाव कम है। अब यही कारण है कि अगर जहाँ पर ज़्यादा भी हो तो वहाँ पर भी संख्या कम है, और जहाँ कम भी है तो वहाँ पर भी एक तरीके से जनसंख्या का बसाव कम होता है। ठीक है। और सापेक्षिक आर्द्रता वस्तुओं के स्थायित्व, विद्युत यंत्रों, रेडियो आदि पर भी प्रभाव डालती है। और जो सापेक्षिक आर्द्रता है तो वो क्या करती है, तो वो वस्तुओं के स्थायित्व, ठीक है, वस्तुओं का जो स्थायित्व है, उनका जो ठिकान है, तो उस पर भी विद्युत यंत्रों, विद्युत के जो भी यंत्र है उस पर भी एक तरीके से क्या करती है और रेडियो आदि पर भी क्या करती है तो प्रभाव डालती है। ठीक है। और अब इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इसके अगले वीडियो में हम एक तरीके से विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।